नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 18 अगस्त 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। संडे को अपना वीडियो नहीं आता है, लेकिन कल मंडे को रक्षाबंधन है, तो इसलिए कल वीडियो नहीं आ पाएगा। इसीलिए आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और मुख्य जो करंट अफेयर के न्यूज़ हैं और एक आर्टिकल है, एक बहुत ही शानदार सा आर्टिकल है जहाँ से सवाल आने की जो चांस हैं वो कम से कम 90% से ज़्यादा है। और आज आंसर राइटिंग में भी इसी टॉपिक से मैं सवाल देने वाला हूँ आपको, क्योंकि इतना शानदार टॉपिक है जो आपको लिखना ही चाहिए। सही तैयारी का जो तरीका होता है उसमें यही होता है बंधुओं, केवल किताब पढ़ लेने और फैक्ट्स को रट लेने से आपका काम नहीं होने वाला है। ये एसएससी या बीएसएससी इस लेवल का एग्ज़ाम नहीं है, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है। बहुत ही सीरियस एग्ज़ाम होता है, तो सीरियस तरीके से आपको चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। विश्लेषण और फैक्ट दोनों को आपको करना पड़ता है। इसमें आज जो हम लोग करेंगे आर्टिकल में वो है सुप्रीम कोर्ट का जो भारत के नागरिकों के स्वतंत्रता को लेकर किस प्रकार से काम करता है। ये द हिंदू में डिटेल आर्टिकल आया हुआ था, इसको हम लोग समझेंगे, सभी प्रावधानों को समझेंगे और उस पर आधारित सवाल भी मैं दूंगा आज आपको आंसर राइटिंग में लिखने के लिए। सवाल तो बाद में पोस्ट करूंगा वीडियो के बाद, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे आईआर से रिलेटेड। हेडलाइन देखिए क्या है। कर्नाटक के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में पहले कृषि मंत्री वगैरह भी थे। थावरचंद गहलोत जी ने वहाँ के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया इनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। किसने दिया है? तो वहाँ के राज्यपाल महोदय ने। केस क्या है? तो मैसूर का कोई छोटा सा किसी भी चीज़ को लेकर अनियमितता दर्ज की गई थी मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में, MUDA इसका नाम है। मैसूर शहरी जो विकास अथॉरिटी है उसमें कुछ वित्तीय रूप से अनियमितता देखी गई थी, जिसमें चीफ मिनिस्टर का डायरेक्टली नाम जुड़ रहा है, तो उन पर केस चलाना था। तो राज्यपाल महोदय ने उनके पद पर रहते हुए, यानी कि चीफ मिनिस्टर के पद पर रहते हुए, उन पर अनुमति दे दी है कि इन पर आप केस चला सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। ये न्यूज़ में है मुख्य रूप से। इसमें फिर सिद्धारमैया जी से बीजेपी ने रिजिग्नेशन भाई कि रिज़ाइन कीजिए इसकी मांग की, लेकिन उन्होंने बोला है कि अभी हम रिज़ाइन नहीं करेंगे, जब तक इसकी निष्पक्ष जांच नहीं होती है तब तक हम रिज़ाइन नहीं करेंगे। तो ये तो आपका हेडलाइन हो गया। उसके अलावा IMA जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इसने डॉक्टर्स की सेफ्टी को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट से बोला है कि आप डॉक्टर्स की सेफ्टी को इंश्योर करें, क्योंकि डॉक्टर बिना सेफ्टी के तो काम करेंगे नहीं। और मुख्य रूप से देश भर के अब जो मरीज हैं वो प्रभावित होने लग गए हैं, क्योंकि OPD सभी जगहों पर, लगभग में पूरे देश के जितने बड़े अस्पताल हैं, चाहे वो एम्स हो या कोई और अस्पताल हो, सभी जगहों पर OPD की जो सेवा, कई सारे जगहों पर यह भी मांग की जा रही है कि नाइट ड्यूटीज हॉस्पिटल में होते हैं, ख़ासतौर से बड़े अस्पतालों में जहां पर सुरक्षा का अभाव रहता है, वहां पर महिलाओं को तैनात न किया जाए। तो इसको भी देखेंगे हम लोग। थोड़ा सा IMA के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, लेकिन इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा किस तरह की चर्चा चल रही है। और निबंध लेखन में, या अगर UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो एथिक्स पेपर 4 में, या नागरिक सुरक्षा सोशल इशू में महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे में भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला देखिए क्या है। UPSC ने एडवर्टाइजमेंट जारी किया है 45 लेटरल एंट्री को लेकर, 45 मेंबर लेटरल एंट्री को लेकर। लेटरल एंट्री क्या होता है कि बिना UPSC का एग्ज़ाम दिए हुए ही, UPSC का एग्ज़ाम आपको नहीं देना है, IAS IPS IFS कुछ भी नहीं आपको बनना है, फिर भी आप सरकार के सर्वोच्च पदों पर तैनात हो सकते हैं। जॉइंट सेक्रेटरी या कई सारे ऐसे पद जहां पर IAS तैनात होते हैं, वहां पर आप तैनात हो सकते हैं। इसके लिए विशेषज्ञता चाहिए होती है। जिस प्रकार से UPSC एडवर्टाइजमेंट जारी करती है, उस विभाग को लेकर, उस कार्य को लेकर, उस क्षेत्र में अगर आपकी विशेषज्ञता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर इंटरव्यू के बाद आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है उस ऊंचे पद पर। पिछले ही साल 2019-20 के आसपास ही, 20 के आसपास, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रावधान को शुरू किया
और यूपीएससी को आदेश दिया कि आप इस तरह की चीज़ों को कंडक्ट करवाइए। किस प्रकार के पोस्ट हैं 45? अगर आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। आईएएस वगैरह जो होते हैं वो कितने ही साल 10-10, 15-15 साल घसते हैं, मेहनत करते तब इस पर पहुंचते हैं। थोड़ा सा तो आपको अजीब लगेगा ही। क्या है तो ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी तक का पद है इस 24 में, और बिना एग्ज़ाम दिए आप इस पर तैनात हो सकते हैं। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि क्या इसमें एससी, एसटी और अलग अलग जो होते हैं क्या उनको भी शामिल किया जाएगा, क्या इसमें रिजर्वेशन लागू होगा? इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं लागू है। आपकी अगर उस फील्ड की एक्सपर्टीज़ है तो आप इस पर डायरेक्ट अप्लाई करके इसमें शामिल हो सकते हैं। इसका एक पक्ष ये भी है कि सकारात्मक पक्ष अगर देखेंगे तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो आईएएस होते हैं केवल उन्हीं के पास में विशेषज्ञता होती है। बिना आईएएस के पद वाले लोगों में भी देश में विशेषज्ञता हो सकती है। अगर पर्टिकुलर क्षेत्र की उनके पास में विशेषज्ञता है तो सरकार को चाहिए कि उसका लाभ उठाया जाए और इस तरह के योग्य व्यक्तियों को सिस्टम में शामिल किया जाए। हाँ, इसमें ये चीज़ ज़रूर देखना चाहिए कि समान विचारधारा और अपने भाई भतीजावाज को बढ़ावा देकर अपने लोगों को ना नियुक्त किया जाए इतने बड़े पोस्ट पर। उसके अलावा इसका अगर डिमेरिट की बात करें तो चूंकि ये सरकारी व्यक्ति नहीं है तो इनकी जवाबदेही उतनी सुनिश्चित नहीं की जा सकेगी जितना कोई आईएएस जिसने 10 वर्षों से सरकार की सेवा की है उसकी जवाबदेही सुनिश्चित हो। इसीलिए इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। हालांकि इसका पॉजिटिव पक्ष भी मैंने आपको बताया है। चलिए अब आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। आर्टिकल देखिएगा क्या है, सुप्रीम कोर्ट पर आधारित आर्टिकल है। उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक चीज़ और है, कल आपका ऑफ़र का लास्ट डेट होगा। जिनको भी जुड़ना हो आप जुड़िएगा मंथली प्रोग्राम में, या फिर आप 6 महीने में जुड़ते हैं या ईयरली में जुड़ते हैं। 6 महीने और ईयरली पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अच्छा खासा। मंथली 299 पे करना पड़ता है, लेकिन अगर आप साल भर का लेंगे तो 210 रुपये ही पे करना पड़ता है। अच्छा खासा आपका बच जाएगा। आपको लिखना तो है ही, नहीं लिखेंगे तो कोई ख़ास तैयारी आपकी नहीं हो पाती है। कहीं और से भी जुड़कर आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। क्वालिटी हम अच्छा देते हैं, इतना तो मैं श्योर कर सकता हूँ, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। अगर आपको जुड़ना हो तो आप बताइएगा। नागरिक स्वतंत्रता में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका, ये आज के आर्टिकल का टॉपिक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यकीन मानिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल, केस, आर्टिकल, कौन से प्रावधान, इन सभी चीज़ों को समझेंगे। 9 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत में त्वरित सुनवाई, स्पीडी ट्रायल एक मूल अधिकार है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भाई त्वरित न्याय जो है, त्वरित न्याय नहीं, त्वरित ट्रायल, जस्टिस नहीं, ट्रायल की बात हो रही है यहाँ पर। ये मूल अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत में। और बिना सुनवाई के लंबे समय तक कारावास, यहाँ तक कि पीएमएलए एक्ट जिसमें लंबे समय तक कारावास का प्रावधान है उसमें भी जायज़ नहीं है। जैसे करे कानून के तहत भी इस अधिकार का उल्लंघन है। किस अधिकार का? तो ये जो आर्टिकल 21 के तहत मूल अधिकार मिला हुआ है, त्वरित ट्रायल का मूल अधिकार, इसका उल्लंघन है। मनीष सिसोदिया को इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने जमानत दिया था, उसी केस की हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। न्यायालय का यह निर्णय जो इस बात पर बल देता है कि स्वतंत्रता संवैधानिकता का एक अंतर्निहित भाग है। संवैधानिकता का मतलब क्या होता है? संवैधानिक शासन। संवैधानिकता में निहित ही होती है स्वतंत्रता। फ्रीडम जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो विचारधारा है, फ्रीडम उसी का मुख्य हिस्सा ही है, वो उससे अलग नहीं है। तो अगर आप बिना ट्रायल के मनीष सिसोदिया या किसी भी व्यक्ति को, पर्टिकुलर नाम पर मत जाइएगा, एक केस के लिए मैं नाम ले रहा हूँ उदाहरण के लिए, या किसी भी व्यक्ति को बिना ट्रायल के आप लंबे समय तक कैद में नहीं रख सकते हैं। ये संविधान का उल्लंघन होगा। इस सिद्धांत की पुष्टि करता है कि जमानत को अपवाद के बजाय नियम के रूप में देखा जाना चाहिए, यानी एक मानक अभ्यास हो, न कि दुर्लभ या असाधारण अभ्यास। अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार के रूप में निष्पक्ष और समय पर सुनवाई सुनिश्चित करने की न्यायालय की प्रतिबद्धता को परिलक्षित करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं वो किसी को भी किसी भी केस में, पीएमएलए जैसे कठिन कानून हो या कोई सरल केस हो, उसमें आप किसी को भी फंसाकर लंबे समय तक कारावास में बंद करके नहीं रख सकते हैं। ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा। बार बार इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको इतने धीरे से, क्योंकि आप समझें इसकी प्रकृति को, सवाल को समझें। सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया कि त्वरित ट्रायल का अधिकार मूल अधिकार है,
इसके समक्ष में, इसके समर्थन में पॉइंट्स को लिखिए। इस प्रकार से भी छोटा सवाल बन सकता है। या तो अगर लंबा सवाल बनाना होगा, जो आज मैं आपको सवाल दूंगा वो सवाल इस प्रकार से होगा, अभी अभी ही आपके सामने ही फ्रेम कर रहा हूं कि नागरिकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन शब्द बोला है मैंने, तो आप लिखिए उसको क्या हो सकता है ना। तो इस प्रकार से सवाल बनाया जा सकता है। न्यायालय अपने निर्णय में न केवल जमानत की इस मामले विशेष को संबोधित किया, बल्कि आपराधिक न्याय प्रणाली विशेष पीएमएलए से करे कानून के तहत अंतर्निहित विलंबन एवं अक्षमता के बारे में भी चिंता व्यक्त किया है कि कोई भी कानून हो, आपको इसका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, मूल अधिकार है। यह निर्णय न्याय को अक्षुण्ण रखने, लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने में न्यायालय की भूमिका की याद दिलाता है। तो जरा अब न्यायालय की भूमिका को हम लोग समझेंगे, क्योंकि न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने आज़ादी के पश्चात से ही नागरिकों की स्वतंत्रता और सुरक्षा को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। सुप्रीम कोर्ट के कई सारे ऐसे हिस्टोरिक डिसीजन हैं जिसके कारण मूल अधिकारों में वृद्धि हुई है, मूल अधिकार और भी ज़्यादा जनता को मिले हैं, एक जन जागरूकता भी उत्पन्न हुई है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में थोड़ा सा फैक्ट हम लोग देखेंगे। 1947 में स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान अंगीकृत किया। इसके तुरंत बाद ही भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। हमारे संविधान के अनुसार वैसे तो संघीय न्यायालय की अवधारणा 1773 में जन्म लेती है, जब कलकत्ता में एक न्यायालय की स्थापना होती है। 1773 का एक्ट आपने पढ़ा होगा। फिर 1935 के एक्ट में इसको और मजबूत किया जाता है। लेकिन आज़ादी के पश्चात हमारे संविधान के अनुसार से जिसका उद्घाटन सत्र 28 जनवरी 1950 को आयोजित हुआ था, इस तिथि को ध्यान में रखें, अगली बार आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 5 संघ व अध्याय 6 संघीय न्यायपालिका के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को बंद किया गया है। आर्टिकल कहाँ से शुरू होता है? तो 124 से लेकर 147 तक है। 123 में संसद एंड हो जाता है। 123 क्या है? अध्यादेश की राष्ट्रपति जी की शक्ति है। और 148 क्या है? तो कैग है। तो इस कैग के बीच में और संसद के बीच में जो संसद की कार्यपालिका है, उसी भाग 5 में इसको रखा गया है। किसको? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को रखा गया है। आर्टिकल थोड़ा बहुत तो ध्यान में रखना ही है। जैसे आर्टिकल 142 क्या है? तो भाई कंप्लीट जस्टिस की अवधारणा को रखता है 142। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती, तब तक 7 से अनधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। अभी वर्तमान में करीब 34 न्यायाधीश हैं CJI को मिलाकर। भारत में शीर्ष न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 है। अभी वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र को मोटे तौर पर मूल क्षेत्राधिकार, जैसे केंद्र राज्य का विवाद होगा तो ये मूल क्षेत्राधिकार होगा, इस पर कोई हाई कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता। स्टैटिक टॉपिक है आपका, कृपया करके ध्यान से सुने। वैसे ही कम लोग देखते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन वीडियो को, क्योंकि लोग नहीं पसंद करते हैं इस तरह के लंबे वीडियोज़ को। उनको चाहिए वन लाइनर फैक्ट, मसालेदार न्यूज़ जो एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते हैं। फिर आप एग्ज़ाम के बाद बोलते हैं सवाल कहाँ से आया, मेंस में PT में कहाँ से सवाल आया। ऐसे ही टॉपिक से सवाल बनाए जाते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है, सलाहकार क्षेत्राधिकार होता है। सलाह किसको? राष्ट्रपति महोदय को मुख्य रूप से देते हैं। वर्गीकृत किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अधिकारपूर्ण ऑथोरिटिव होते हैं, जो भारत के सभी न्यायालय पर बाध्यकारी होते हैं। अगर कोई सर्वोच्च न्यायालय ने किसी मुद्दे पर फैसला सुनाया है, तो भारत के जितने न्यायालय हैं पूरे देश भर में, हाई कोर्ट और अलग अलग कोई जितने भी कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कोई भी कोर्ट है, उन सभी पर बाध्यकारी होता है उसको मानना। न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू की भी शक्ति है, जो संवैधानिक प्रावधानों मूल अधिकार के उल्लंघन पर जारी किए जा सकते हैं। आपको पता ही होगा कि कहाँ कहाँ से ग्रहण किया है, सारा कुछ हम लोग समझने वाले हैं। कौन से प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय को नागरिक स्वतंत्रता का संरक्षक बनाते हैं, यही आपसे सवाल पूछा जाएगा। इसी को घुमा फिरा कर पूछा जाएगा। अनुच्छेद 13 क्या है? तो ये उल्लंघन क्या है? क्या भाई? तो क्या इसमें कोई भी विधि या मूल अधिकार को उल्लंघन करती है, उसे छीनती है, तो उसे शून्य माना जाएगा। सबसे पहला जुडिशियल रिव्यू का जो अधिकार मिलता है वो यहीं से मिलता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। कोई भी चीज़ ऐसा, कोई भी आदेश, नियम या संशोधन, ध्यान से सुनिएगा, आदेश कौन पारित कर सकता है? जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं, उन्होंने सोचा कि हम तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, आज से हम लागू कर दें अपने ज़िले में कि आज से नेट बंद किया जाता है, कभी चालू नहीं किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि ये मूल अधिकार का उल्लंघन है, सूचना तक पहुंच से आप लोगों को रोक रहे हैं, झट से उस पर क्या जारी हो जाएगा? जुडिशियल रिव्यू। उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगी, है ना। संशोधन,
मान लीजिए कोई संशोधन संविधान में किया गया, जैसे मान लीजिए कल को सरकार बोले कि हम व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन रहे हैं, तो संशोधन जैसे ही मूल अधिकार को छुएगी तो क्या आ जाएगा, कोई भी संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। झट से वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा कि आपका ये फैसला रद्द किया जाता है। आदेश बता दिया मैंने आपको, संशोधन बता दिया, कोई भी नियम कानून मान लीजिए केंद्र सरकार एक जारी करती है कि भाई इस तरह से काम नहीं होना चाहिए, जो संविधान के खिलाफ हो कुछ भी, तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर अपना डिसीजन सुना सकती है। अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी होते हैं। अनुच्छेद 136 यह प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय किसी भी न्यायालय न्यायाधिकरण किसी भी निर्णय डिक्री आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे सकती है, प्रदान करती है। कोई भी न्यायाधिकरण या कोई भी न्यायालय है उसके खिलाफ आप यहाँ पर अपील कर सकते हैं। अनुच्छेद 142 ये क्या है, तो भाई ये संपूर्ण न्याय को सुनिश्चित करता है, पूर्ण न्याय को सुनिश्चित करता है, पूर्ण न्याय को सुनिश्चित करता है। आर्टिकल 142 यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ब्रह्मास्त्र, इससे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट को अधिकार किसी में भी नहीं मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसके आधार पर बहुत सारा डिसीजन दे सकती है, कोई लिमिट नहीं है। पूर्ण न्याय की अवधारणा को बताने के लिए, स्थापित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी भी हद तक के डिसीजन को दे सकती है, किसी भी केस को बुला सकती है, किसी भी केस पर सुनवाई कर सकती है। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 142 यानी सुप्रीम कोर्ट का ब्रह्मास्त्र। अन्य साधन जैसे रिट हैं, जनहित याचिका है, ये सब क्या है, ये सब माध्यम है, मीडियम है, जिसके द्वारा नागरिकों की स्वतंत्रता, आपकी और हमारी स्वतंत्रता को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। न्यायिक समीक्षा है, तीनों के बारे में हम लोग पहले ही समझ चुके हैं। मूल ढांचे का सिद्धांत है, बेसिक स्ट्रक्चर कब आया था, 1973 केशवानंद भारती केस में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को बहुत बड़ी शक्तियाँ मिल गई थी अपने ही फैसले के द्वारा। उसने बोला कि संविधान का जो मूल ढांचा है, अगर इसका उल्लंघन होता है तो हम उसका जुडिशियल रिव्यू करेंगे और उसको शून्य घोषित करेंगे। अगर शून्य घोषित में आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो शून्य घोषित का मतलब उसको हम बैन कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या है, मूल ढांचा क्या है, तो मूल ढांचा संविधान का जो है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अनडिफाइन है, अपरिभाषित है। अपरिभाषित जो चीज़ होता है उसका दायरा बढ़ जाता है। समय समय पर इसको परिभाषित करेगी सुप्रीम कोर्ट। तो किसी भी मामला को, दुनिया का कोई भी मामला आ जाए, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उसको बोले कि ये संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, हम इसका शून्य घोषित करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को एक और शक्ति मिली 1973 केशवानंद भारती केस। विच्छेदनीयता का सिद्धांत, अब ये क्या है भाई, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, यही आपसे शब्द देकर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि क्या होता है। ये पीटी में ही पूछ लेगा, मैं ही सवाल दे दूं कि विच्छेदनीयता का सिद्धांत क्या है, और यही शब्द होते हैं। हमारे जो संविधान है या हमारा जो न्याय प्रणाली, उसमें शब्द बड़े कठिन होते हैं, इसको ज़रा ध्यान से देखिए। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी विधि का कोई भाग असंवैधानिक पाया जाता है तो उस भाग को शेष विधि से अलग किया जाता है, जो तभी वैध रहेगा जब वो स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा। जैसे मान लीजिए पूरा एक लॉ है, ये पूरा एक लॉ है, कानून बनाया है किसी ने, मान लीजिए संसद ने बनाया है, इसका ये हिस्सा जो है ये असंवैधानिक है, तो सुप्रीम कोर्ट इसको शून्य घोषित कर देगी कि इस हिस्से को आप लागू नहीं करेंगे, बाकी हिस्सा आपका सही है। ठीक है। आच्छादन का सिद्धांत, इस सिद्धांत का यदि कोई विधि मूल अधिकार को उल्लंघन करती है तो उल्लंघन की सीमा तक शून्य न आच्छादित हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह शून्य निरस्त नहीं होती। यही सेम चीज़ है इसमें भी। अगर मान लीजिए असंवैधानिक इसमें पाया है हमने, और यहाँ पर हमने देखा कि इस लॉ का ये हिस्सा क्या करता है, तो मूल अधिकार को उल्लंघन करता है, तो इसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। अलग अलग शब्दावली है, एक में मूल अधिकार है, एक में असंवैधानिक शब्द यूज किया गया है। कृपया करके दोनों को ध्यान में रखें। दूसरे वाले में ये भी चीज़ है कि अगर मान लीजिए ये जो मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, अगर इस हिस्से को सही कर दिया जाए तो इस पूरे कानून को फिर लागू किया जा सकता है। पहले वाले में नहीं था, पहले वाले में जब तक उस असंवैधानिक हिस्सा को हटाए रखेंगे तभी तक वो लागू होगा, नहीं तो उसको निष्क्रिय कर देगी सुप्रीम कोर्ट। दूसरे वाले में क्या है, अगर आपने उस हिस्से को सही कर दिया है तो उस कानून को फिर आप लागू कर सकते हैं। अगर आपने सही नहीं किया उस हिस्से को जो मूल अधिकार को उल्लंघन कर रही थी, तो उसको आप लागू नहीं कर सकते हैं। मूलभूत सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत, यह सिद्धांत केवल प्रक्रियात्मक निष्पक्षता से आगे बढ़कर मूल अधिकारों के रूप में कुछ मूलभूत अधिकारों के संरक्षण को शामिल करती है। यह सुनिश्चित करता है कि विधियां मूल अधिकारों के मूल सार का उल्लंघन न करे। जैसे कोई मूल अधिकार है तो शब्द के साथ साथ उसके भाव क्या है, इसको भी थोड़ा सा इसमें ध्यान रखा जाता है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, यह सुनिश्चित करता है कि ऐसी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली विधियां न्याय संगत, निष्पक्ष व उचित हों। न्याय संगत, निष्पक्ष का मतलब भेदभावपूर्ण न हो, अगर वो निष्पक्ष हैं तभी उसको लागू किया जाए।
छद्मता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ कोलोरेबल लेजिस्लेशन। छद्मता का सिद्धांत एक विधिक सिद्धांत है जो सरकार को अपने विधायी अधिकार का असंवैधानिक तरीके से उपयोग करने से रोकती है। सरकार का जो अधिकार क्षेत्र है उसमें वो असंवैधानिक तरीके का उपयोग नहीं कर सकती है। इसे संविधान के साथ धोखाधड़ी के रूप में भी जाना जाता है। इसका अर्थ यह है कि जो कार्य प्रत्यक्षतः नहीं किए जा सकते हैं उन्हें अप्रत्यक्षतः भी नहीं किया जा सकता है। जैसे आपने कई सारे मूवियों में भी देखा होगा कि कोई काम है, कोई जैसे मान लीजिए इनकाउंटर या किसी को मरवाना ही है, तो डायरेक्ट नहीं होता है तो इनडायरेक्टली उसको करवा लेते हैं। तो इसीलिए इसको रोका गया है। अगर मान लीजिए कोई नियम कानून ऐसा है जिसको बाईपास किया जा सकता है तो गवर्नमेंट उसको बाईपास नहीं कर सकती है, डायरेक्टली भी नहीं तो इनडायरेक्टली भी नहीं आप उस कानून का उल्लंघन कर सकते हैं। ये इसमें बताया गया छद्मता का सिद्धांत, यानी कि भारत के संविधान के साथ धोखाधड़ी, नियम कानून में जो छोटे थोड़े बहुत लैप्स होते हैं उनका आप फायदा नहीं उठा सकते हैं। देखिए अब इसका उदाहरण क्या क्या हो जाएगा। हाल फिलहाल में दिल्ली आबकारी नीति का मामला, ये जो PMLA का भी सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसमें भी स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है, जिसमें ये कहा गया है राइट टू स्पीडी ट्रायल, शीघ्र सुनवाई का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत में मूल अधिकार होगा, फंडामेंटल राइट्स होगा। क्यों मैं इतना ज़्यादा इसको डिस्कस कर रहा हूँ गुरु, क्योंकि फंडामेंटल राइट को लेकर अगर कोई फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है वो। करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य 1994 मामला, संवैधानिक पीठ द्वारा शीघ्र सुनवाई का अधिकार का मूल अधिकार घोषित किया गया था। इस निर्णय में इस बात पर बल दिया गया था बिना सुनवाई के लंबे समय तक कारावास में रखना नागरिक स्वतंत्रता को उल्लंघन है, इसमें भी ये बताया गया था। अर्नब गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य 2020 का मामला, आपको पता होगा 2020 में जो टीवी पत्रकार हैं अर्नब गोस्वामी, उनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। निर्णय में स्वतंत्रता शीघ्र सुनवाई का अधिकार को रेखांकित किया गया था इस निर्णय में भी, और ये कहा गया था कि भाई आप किसी को भी कैद करके इस तरह से नहीं रख सकते हैं। इसने इस संवैधानिक सिद्धांत को दोहराया कि जमानत मानक आदर्श स्थिति है और कारावास बनाए रखना अपवाद है। जमानत पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि कारावास में किसी को रखने पर। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018, सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता धारा 377 को निरस्त करते हुए सहमतिपूर्वक समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। ये भी नागरिक स्वतंत्रता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, 377 को जिसमें रद्द किया गया था। ऐसा ऐतिहासिक निर्णय LGBTQ समुदाय के लिए दिया गया था, आपको पता ही होगा। पुट्टुस्वामीवाद क्या है, इसमें निजता का अधिकार को रेखांकित किया गया था किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा 2017 में। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015 में सूचना प्रौद्योगिकी के अधिनियम की धारा 66A को रद्द किया गया था, जो आपत्तिजनक या धमकीपूर्ण ऑनलाइन सामग्री को अपराध मानती थी। न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 1A के तहत में वाक एवं व्यक्ति स्वतंत्रता का मूल अधिकार को उल्लंघन करता है, इसलिए उसमें रद्द किया गया था। ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश 2014 का राज्य, इसमें क्या है फैसला भाई, तो संज्ञेय अपराधों की शिकायत मिलने पर पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट या प्राथमिक दर्ज करने के लिए बाध्य है। अगर पुलिस को अपराधों की शिकायत मिल रही है तो FIR दर्ज करना बाध्य है, किसके लिए, पुलिस के लिए। ये पुलिस के लिए बाध्य है, आपको एक FIR दर्ज कराने में भी इस देश में बहुत मुश्किल आती है। आप कभी अगर पुलिस स्टेशन जाएंगे FIR दर्ज करवाने तो आपको इस चीज़ का अनुभव प्राप्त होगा। कई सारे तो पुलिस के लोग भी देख रहे होंगे वीडियो, उनको भी पता होगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2013, न्यायालय ने घोषणा की कि यदि कोई विधि निर्माता या सदन सदस्य 2 वर्ष या उससे अधिक कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषी पाया जाता है तो उसे अपील के लंबित रहने के बावजूद दोष सिद्धि के तुरंत बाद पद पर बने रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यह निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों की विश्वसनीयता, जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गौरव जैन बनाम भारत संघ 1997 का मामला है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने वेश्यावृत्ति के संदर्भ महिलाओं और बच्चों के अधिकार को संबोधित किया। न्यायालय ने कहा कि देह व्यापार में संलग्न महिलाओं को अपराधी के बजाय सामाजिक आर्थिक कठिनाई के पीड़ित के रूप में देखा जाना चाहिए तथा उन्हें और उनके बच्चों को गरिमा और सुरक्षापूर्वक जीवन देना ये चाहिए, सरकार का कर्तव्य में से सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। आप उनको अपराधी के बजाय शोषित के तौर पर देखिए। ये बहुत ही बड़ा बदलाव है। दरअसल में बदलाव किस चीज़ का है, तो माइंडसेट का बदलाव है ये, है ना, कि भाई कॉज क्या है, कॉज क्या है। कोई इस प्रवृत्ति में जा रहा है, उसको ही पता है घृणित प्रवृत्ति है, क्यों जा रहा है, कॉज क्या है इसका। सामाजिक आर्थिक कठिनाई के रूप में देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978, इसमें अनुच्छेद 21 के दायरे को बढ़ाया गया। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी भी दी गई थी। केशवानंद भारती 1973 का मामला आपको पता ही है, मूल ढांचे का सिद्धांत है। तो मैंने आपको उदाहरण भी बताए हैं।
मैंने आपको मामला भी बताया है, मैंने आपको आर्टिकल भी बताया है, क्या है मुद्दा ये भी बताया है, क्यों चर्चा में है ये भी बताया है। राइट टू स्पीडी ट्रायल मतलब कि भाई त्वरित ट्रायल का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत मूल अधिकार है। यही सवाल पूछा जा सकता है पीटी में कि जो स्पीडी ट्रायल है भाई त्वरित ट्रायल है, ट्रायल शब्द है, न्याय नहीं है, स्पीडी जस्टिस नहीं है यहाँ पर। क्विक जस्टिस की अवधारणा जस्टिस को कमज़ोर करती है कई बार, है ना। तो जो जस्टिस है उसकी नहीं, ट्रायल की बात की गई, ये मूल अधिकार है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। ये वर्चुअली समिट हुआ है, पिछले दिनों मैंने बोल दिया था मिस्टेक से, दिल्ली में हुआ है, नहीं वर्चुअली हुआ है। भारत ने ही इसकी अध्यक्षता की। इससे पहले के जो भी 2 समिट हैं उनकी भी भारत ने ही किया था। 2023 में भारत ने ही, इससे पहले के भी 2 समिट जो हुए थे फर्स्ट और सेकेंड, भारत ने ही किया था। वॉइस ऑफ ग्लोबल दक्षिण जो ग्लोबल साउथ समिट है, क्या है दरअसल में, दुनिया के जो डेवलपिंग नेशन हैं उनको एक आवाज़ और एक नेतृत्व के तहत में एक मुद्दों के साथ में एक एजेंडा को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जो डेवलप्ड नेशन हैं वो अपने अधिकारों को, अपने जो उनके कृत्य क्रियाकलाप हैं उस पर वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं, और तरह तरह की नई पाबंदी, नए टेक्नोलॉजी, नए प्रावधान, जो वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस हैं दुनिया भर में, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, UN हो, सभी जगहों पर डेवलप्ड कंट्री का जो दबदबा है उसके कारण से डेवलपिंग जो नेशन है उनकी आवाज़ कमज़ोर हो जाती है। अगर आपको इसका उदाहरण देखना हो तो आप UNSC को देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को देखिए। इसमें जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, इसे पाँचों के पाँचों डेवलप्ड नेशन में आएंगे। चीन भी अब डेवलप्ड कंट्री में आ गया भाई, उसका पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा हो गया है। अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है, सुपर पावर बनने की ओर है वो अग्रसर है। बाकी आपको ब्रिटेन भी वैसा ही दिखेगा, डेवलप्ड है, फ्रांस भी है, अमेरिका भी आपको डेवलप्ड ही दिखेंगे, सारे के सारे, रूस भी डेवलप्ड नेशन में ही आता है। तो आपको दिखेगा कि डेवलप्ड नेशन का जो दबदबा है वो कायम है। UNSC लीजिए, वर्ल्ड बैंक में भी देखिए, अगर अमेरिका किसी का विरोध कर देगा तो आपको लगता है कि उसको फंडिंग मिल पाती है आसानी से। IMF में चले जाइए, जब तक अमेरिका अपनी हामी नहीं भरता है, पश्चिमी देश से अगर आपकी दुश्मनी है तो IMF से आपको लोन भी नहीं मिल सकता है। तो ये जो वर्ल्ड के बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों या फिर वर्ल्ड के बड़ी संस्थाएं हों, इन्होंने अपना दबदबा बनाकर रखा हुआ डेवलप्ड कंट्री ने, और ज़बरदस्ती की चीज़ें हम पर थोपी जाती हैं, जिसका उदाहरण UNFCCC अर्थ समिट रियो 1992, या फिर ओजोन परत को लेकर जो हो गया है, कई सारे समिट हुए हैं। इन सभी में देखा जा सकता है कि हाई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों को दुनिया के ऊपर में थोप दी जाती है और बताया जाता है कि आपको किसका उपयोग करना है, किसका उपयोग नहीं करना है। ये कहीं न कहीं डेवलपिंग नेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अलाभकारी डील साइन हो जाते हैं कई बार। इसीलिए डेवलपिंग नेशन जो है उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना एक होकर एक मुद्दों के तहत में आगे बढ़ें, जिसको लीड करने की कोशिश कर रहा है भारत। भारत डेवलपिंग नेशन में से वो नेशन है जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। बाकी टॉप 10 में आपको कोई डेवलपिंग नेशन इतने अच्छे दिखेंगे नहीं, टॉप 5 में तो कोई भी नहीं है, सारे के सारे डेवलप्ड कंट्री ही हैं। इसमें आपको भारत ही दिखेगा दुनिया की 5 बड़ी इकॉनमियों में, जो डेवलपिंग नेशन होते हुए भी दुनिया के 5 बड़ी इकॉनमी में शामिल है। इसलिए हम इसको लीड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने दुनिया भर के कॉन्फ्लिक्ट की भी चर्चा की और ये भी बताया कि इससे कहीं न कहीं विकासशील देशों का नुकसान हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि UN में रिफॉर्म की आवश्यकता बहुत ही बड़े स्तर पर है, क्योंकि जो विकासशील देश हैं, जो दक्षिण के देश हैं, उनको समान रूप से प्रतिनिधित्व और समान रूप से अधिकार और सहभागिता नहीं मिल पा रहा है। जो की कंसर्न जाहिर किए गए हैं दुनिया के जो 20 लीडर, जो इस वॉइस ऑफ जो क्या था ग्लोबल साउथ वॉइस जो समिट हुआ है, इसमें 20 लीडर जो शामिल हुए, उन्होंने जो की कंसर्न मतलब कि जो मुख्य चिंता का विषय जाहिर किया है उसमें उन्होंने इजराइल हमास वॉर का जिक्र किया, जिसके कारण से डेवलपिंग नेशन का बहुत भारी स्तर पर नुकसान हो रहा है
उसके अलावा उन्होंने यूएन में रिफॉर्म की बात की, और जो मैंने आपको संस्थागत रिफॉर्म की बातें समझाई है, आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो या और भी कई सारे इंस्टीट्यूशंस हों, उनमें जो रिफॉर्म की बात की है, ये सब चीज़ों पर चर्चा की गई। मुख्य कंसर्न उनका यही रहा। कई सारे लीडर्स ने इसमें हिस्सा लिया। वैसे तो ग्लोबल दक्षिण के बहुत सारे देश भाग हैं, लेकिन मुख्य जो 20 देश हैं उन्होंने इसमें से हिस्सा लिया है। तो ज़रा हम इसका थीम देख लेते हैं, फिर वीडियो को एंड करेंगे। इस बार का थीम क्या था भाई? देखिए, इस बार का थीम क्या था, थीम को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, पीटी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। क्या था? एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। सस्टेनेबल फ्यूचर का तात्पर्य है कि भाई सतत हो, हमारा फ्यूचर जो हो वो सस्टेनेबल हो, सही हो, सार्थक दिशा में हो। इसको लेकर इस बार का थीम रखा गया था, और भारत में इसको वर्चुअली कंडक्ट करवाया गया है। 20 के देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया, और बहुत सारे देश इसके कंसर्निंग पार्टनर्स में शामिल हैं। देखिए अगला इसका क्या होता है, जो भी होगा आपसे पढ़ लेंगे हम लोग। लेकिन वर्तमान में आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर एंड करते हैं। थोड़े बहुत टॉपिक को ही लिया है मैंने आज, बाकी अगर कोई बड़े न्यूज़ बच जाएंगे तो उसको हम लोग मंगलवार के वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।